हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि यूपीएससी के पेपर 2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं इसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए कि 20 से 25 क्लास, मान के चलिए 25 क्लास में आपकी पूरी सोशल जस्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कल जो पढ़ रहे थे एक बार मुझे लगता है रिवीजन करवा देना चाहिए आपको, ताकि आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए तो आगे वाली चीजें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सुभेद वर्ग क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सुभेद वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं और वे किस कारण की वजह से पिछड़े हुए हैं जिन्हें उन्हें सुभेद वर्ग में रखा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से या पारिवारिक संरचना के रूप से और कई अन्य कारणों की वजह से वे लोग पिछड़े हुए हैं और जिन्हें सुभेद वर्ग में रखा गया है। सुभेद वर्ग में किन किन लोगों को रखा गया है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, और एक तरह से बच्चों को बताया था, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बताया था, और वरिष्ठ नागरिकों के बाद अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, और आपको एलजीबीटी समुदाय के बारे में बताया था दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे के बारे में, यानी कि बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। समाज के ये भी एक सुभेद वर्ग में आते हैं, समाज के सुभेद वर्ग में ये भी आते हैं कौन? बच्चे, जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था दोस्तों। तो आइए बात करते हैं समाज के सुभेद वर्ग में बच्चे, या आप हेडिंग डाल सकते हो कि बच्चे, यानी कि हेडिंग में आप डाल सकते हो बच्चों के बारे में, जिन्हें आप बोलते हैं चिल्ड्रेन, CHILDREN दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों के बारे में, यानी बच्चों के बारे में आज हम देखेंगे। अब आइए जानते हैं कौन से बच्चे कैसे आते हैं सुभेद वर्ग में, या पहले हमें ये जानेंगे कि इस सुभेद वर्ग के कौन बच्चे होते हैं जो सुभेद वर्ग में होते हैं। सुभेद वर्ग में कैसे बच्चे होते हैं जो आते हैं दोस्तों? पहली चीजें, वे बच्चे जो एक तरीके से, पहली चीजें क्या कह सकते हैं, अनाथ और बेघर बच्चे होते हैं। अनाथ, अब आप कल्पना कीजिए अनाथ और बेघर, अनाथ और बेघर वाले बच्चे जो होते हैं, अनाथ और बेघर वाले जो बच्चे होते हैं वो किसमें आते हैं? सुभेद वर्ग में होते हैं, सुभेद वर्ग में आते हैं। दूसरी चीजें, दूसरे कौन कौन से बच्चे आते हैं? जो शरणार्थी आते हैं दोस्तों। आप कल्पना कीजिए, एक मिनट, शरणार्थी जो आते हैं बच्चे, वे भी सुभेद वर्ग में आते हैं। और या तो विस्थापित होते हैं, विस्थापित उन्हें कहा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विस्थापित। और विस्थापित बच्चे भी आते हैं, देखो अनाथ और बेघर बच्चे आते हैं किसमें? सुभेद वर्ग में। ठीक है, और शरणार्थी या विस्थापित बच्चे भी किसमें आते हैं दोस्तों? सुभेद वर्ग में आते हैं। या आप देखिए कि वे बच्चे भी आते हैं जो बाल श्रमिक में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं दोस्तों? बाल श्रमिक में। बाल श्रमिक में जो बच्चे लगे होते हैं वे किसमें आते हैं? सुभेद वर्ग में आते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि सुभेद वर्ग में बच्चे कैसे होते हैं, या सुभेद वर्ग में बच्चे होते कौन हैं। ठीक है, सुभेद वर्ग में बच्चे कौन होते हैं? वे बच्चे होते हैं जो एक तरीके से अनाथ होते हैं, बेघर होते हैं जिनके पास घर नहीं होता है, शरणार्थी होते हैं जो किसी देश से या किसी राज्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे बच्चे होते हैं सुभेद वर्ग में। और बाल श्रमिक जो छोटे से ही काम करने लगते हैं, कहीं किसी कंपनी में, किसी होटल में या किसी अन्य सार्वजनिक स्थलों पर काम करने लगते हैं, वे बच्चे किसमें आते हैं? सुभेद वर्ग में। दूसरी चीजें, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वे बच्चे जो वेश्यावृत्ति में, वे बच्चे जो वेश्यावृत्ति या यौन दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार में
यौन दुर्व्यवहार में फंसे बच्चे होते हैं। यौन दुर्व्यवहार में फंसे बच्चे जो होते हैं वे भी किस में आते हैं दोस्तों? सुभेद वर्ग में। तो ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं और बेघर होते हैं, यानी कि जिनका कोई घर नहीं होता, वे किस में आते हैं? सुभेद वर्ग में आते हैं। शरणार्थी या विस्थापित बच्चे, बाल श्रमिक बच्चे और वेश्यावृत्ति यौन दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार में फंसे बच्चे जो होते हैं वे भी आते हैं सुभेद वर्ग में। और एक श्रेणी आपकी बच जाती है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं वे भी किस में आते हैं? सुभेद वर्ग। या किसी गरीबता के कारण फंसे हुए जो बच्चे होते हैं वे भी किस में आते हैं? सुभेद वर्ग में। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुभेद वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं। सुभेद वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सुभेद वर्ग में ये बच्चे कौन कौन से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से आते हैं? अनाथ और बेघर बच्चे जो आपको मैंने बता दिया, बाल श्रमिक बच्चे ये भी आपके सुभेद वर्ग में आते हैं, और वेश्यावृत्ति या यौन दुर्व्यवहार के बच्चे होते हैं जो, और दिव्यांगजन या किसी अन्य परिस्थिति में फंसे हुए जो बच्चे होते हैं वे भी किस में आते हैं? सुभेद वर्ग में आते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी में आइए हम जानते हैं किन कारणों की वजह से बच्चों में सुभेदता होती है या बढ़ जाती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बच्चों में सुभेदता होती है या बढ़ जाती है दोस्तों? ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण, अभी हमने क्या जाना कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से ऐसे चिल्ड्रन हैं जो सुभेद वर्ग में आते हैं। लेकिन अब हमें क्या जानना है, ऐसे बच्चे यानी कि किन कारणों की वजह से सुभेदता होती है या बढ़ जाती है। किन कारणों की वजह से, आप हेडिंग डाल लीजिए, किन कारणों की वजह से। मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बहुत ही सूटेबल है दोस्तों। ठीक है, आप बना सकते हैं इस नोट्स को। किन कारणों की वजह से बच्चों में, किन कारणों की वजह से बच्चों में सुभेदता बढ़ जाती है। सुभेदता बढ़ जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। अभी आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। किन कारणों की वजह से बच्चों में सुभेदता बढ़ जाती है दोस्तों? पहली चीजें देखा जाए तो बच्चों का कम आयु का होना, बच्चों का कम आयु का होना दोस्तों, बच्चों का कम आयु का होना जिसके कारण उनका क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। जिसके कारण उनका क्या किया जाता है दोस्तों? शोषण किया जाता है या शोषण जैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। अब देखिए, जिन बच्चों की कम आयु होती है तो क्या करते हैं लोग, कैसे सुभेदता बढ़ती है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है और वो गरीब वर्ग से आता है और वह बच्चा काम करना चाहता है, तो मान लो वह काम करना चाहता है, वो किसी कंपनी में जाएगा तो उसे तो जॉब मिलेगी नहीं, तो उसे होटल में यानी कि काम मिल जाता है। कई बार जब होटल में मिल जाता है, जिस बच्चे का काम, मान लो बच्चा है उसे पैसे की आवश्यकता है और आपको काम करवाना ही है, तो बच्चे को एक तरीके से प्रॉपर सैलरीड करिए, प्रॉपर सैलरी करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें उनसे जो 8 घंटा 7 घंटा काम लेना चाहिए। पहली बात तो 5 से 6 घंटा बहुत मिनिमम है बच्चों के लिए, लेकिन आप 7-8 घंटा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं, 7-8 घंटे उनसे काम लेते हैं, एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं 10 से 12 घंटे। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, ऐसे बच्चे किस में आ जाते हैं? सुभेदता में आ जाते हैं, यानी कि इनके जीवन जीने की शक्ति कम हो जाती है दोस्तों। इनके जीवन जीने का बिल्कुल ही इच्छा ही खत्म हो जाती है। आप सोचिए, अगर किसी एक बच्चे को, आप ही अपने आप को कल्पना कीजिए कि जब आपका जन्म हुआ होगा और जन्म के पश्चात आपको 6 साल के पश्चात या आप 10-12 साल के हो गए होंगे और आपको एक होटल में लगा दिया जाए और आपके साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जाए कि जिसकी कल्पना न की जा सके दोस्तों, तो आपके अंदर क्या आएगी? सुभेदता आएगी कि नहीं? आपके अंदर क्या आएगी? सुभेदता, यानी कि एक तरह से ऐसे कह सकते हैं आपके जीवन जीने की इच्छा रहेगी कि नहीं?
बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों। बिल्कुल ही आपको समाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी देश नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा ही अत्याचार हुआ है दोस्तों, हमेशा ही आपके साथ अत्याचार हुआ है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा जीवन जीने का। और इसीलिए कहा गया है, भारत सरकार ने या हमारे संविधान ने ऐसे बच्चों के लिए संरक्षण प्रदान कर दिया है कि 14 साल से या 18 साल से कम आयु के बच्चे को कहीं पर भी किसी कंपनी में काम नहीं दिया जाना चाहिए, या उनसे श्रमिक यानी कि काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरी बातें आती हैं दोस्तों, दूसरी बातें हैं शारीरिक निश्चितता के कारण, यानी कि शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो एक तरीके से कुपोषण युक्त होते हैं बच्चे, यानी कि शारीरिक रूप से उनकी शक्ति कम होती है। ठीक। दूसरी चीजें होती है शारीरिक निःशक्तता भी एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी क्या हो जाता है, खाने पीने का अच्छा ना मिल पाना, देखो समय पे कपड़ा ना मिलना, समय पे खाने ना मिलना, प्रोटीन ना मिलना, अन्य जो कई चीजें होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो भी उन्हें ना मिल पाना, जिसके कारण वो किसमें चले जाते हैं, सुभेद्यता में चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, किसमें चले जाते हैं, सुभेद्यता में चले जाते हैं। दूसरी चीजें होती हैं, एक बातें और आती है उकसाने वाला व्यवहार। नेक्स्ट बातें की जाती हैं उकसाने वाला व्यवहार। अब देखो उकसाने वाला व्यवहार जैसे गलत फहमी, उनके अंदर क्या डाल देते हैं कभी कभी, जैसे कि आप देखते हैं कि आतंकवादी लोगों को बच्चों को बनाने लगते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो देश के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं है, ना उनके जीवन के प्रति सही है, बिल्कुल एक तरह से विपरीत परिस्थिति में उन्हें डाल देते हैं, गलत फहमी में डाल देते हैं कि आपकी मम्मी के साथ, आपके दादा के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके साथ मतलब एक तरह आपके देश के साथ अत्याचार हुआ, जिसका आपको बदला लेना चाहिए, जिसके कारण इनका गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सुभेद्यता इनके अंदर आ जाती है, सुभेद वर्ग में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है यदि ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों को समय पर संरक्षण नहीं दिया गया तो एक समय ऐसा आएगा जो इनकी जनसंख्या बिल्कुल बेहद कम हो जाएगी या विलुप्ति के कगार पर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरी चीजें होती हैं, इस किसी देश के प्रति अच्छी सकारात्मक सोच नहीं दिखाएगी। ठीक है, किसी देश की अच्छी छवि ऐसी चीजें नहीं दिखाएंगे दोस्तों। दूसरी बात की जाती है संरक्षण का अभाव। देखो अब देखो यहाँ पर आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए, संरक्षण का अभाव कहाँ से संरक्षण होगा, जब माँ बाप एक तरीके से बिल्कुल ही गरीब है। माँ बाप आप चले जाइए, जैसे बिहार जैसे राज्यों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चले जाइए, जहां पर बच्चे भी काम करते हैं, माँ बाप भी काम करते हैं, फिर भी उन्हें क्या होता है, पूरी तरीके से भोजन भी नहीं मिल पाता है, भोजन भी अच्छे से नसीब नहीं हो पाता। तो इनके ऊपर कहाँ से संरक्षण हो पाएगा, आप सोचिए कैसे ये संरक्षण इन्हें प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संरक्षण कैसे हो पाएगा, इसीलिए कहा जाता है एक सरकार को हमेशा कल्याणकारी योजनाएं लानी चाहिए गरीबों की, यानी कि हमेशा जो भी निर्णय ले सरकार, अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही सरकार को निर्णय लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चों में सुभेद्यता बढ़ जाती है, बच्चों में सुभेद्यता बढ़ जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों का कम आयु का होना, जिसमें क्या हो जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है दोस्तों। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि शारीरिक निःशक्तता के कारण भी होता है। ठीक है, तीसरी चीजें मैंने आपको बताया उकसाने वाले व्यवहार, जैसे उन्हें गलत फहमी में डाल देना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया संरक्षण का अभाव के बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके आगे की कहानी क्या कहा जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुभेद वर्ग कौन होते हैं। देखो वहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बच्चों से विशेषतर नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सुभेद वर्ग में हैं, इनका विश्लेषण कीजिए और इनके महत्व के बारे में बताइए और इनके संरक्षण के बारे में बताइए, या आप अपने तरीके से कुछ और भी तर्क प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न जब दे दिए जाएंगे, यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे।
अब आपसे सुभेद वर्ग दे दिया है, आपने सिर्फ पर्यावरण में सुभेद वर्ग के बारे में पढ़ा था, लेकिन सोशल जस्टिस जब आपने पढ़ा तब आपको पता चला कि समाज के भी ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन्हें सुभेद वर्ग में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात करते हैं भारत में बच्चों को आगे और समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि भारत में किन किन कारणों की वजह से बच्चों को एक तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कि भारत में, मैं आपको बोल दे रहा हूं, भारत में सुभेद बच्चों को और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि समस्या के बारे में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत में बच्चों को समस्याओं के कारण वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं? पहली चीजें कहा जा रहा है यहाँ पर कि बाल श्रमिकों के रूप में शोषण करना, बाल श्रमिकों के कारण शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैंने आपको बताया था कि होटलों पर बच्चों को लगा दिया जाता है, जिससे 2-4 घंटे नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है और उन्हें एक तरीके से पैसे भी नहीं दिया जाता है। तो क्या हुआ? शोषण करना, जिसके कारण बच्चों में सुभेद्यता आती है। ठीक है, जिसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीजें कहा जा रहा है गरीबी और भेदभाव का सामना करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो गरीबी के कारण गरीबी और भेदभाव करने वाले बच्चों में क्या होते हैं? सुभेद्यता आती है। किसके कारण? यानी कि समस्या आती है। एक तो गरीबी के कारण आता है, ठीक है। दूसरा जातिगत जनगणना, आप देखते हैं जातिगत स्ट्रक्चर के माध्यम से लोग जाति के माध्यम से या तो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाएगा तो उसकी सोच क्या होगी आपके प्रति, यानी कि एक देश के प्रति कैसे उसकी सोच होगी? बिल्कुल ही खराब सोच होगी। आप समझिए, बिल्कुल ही नकारात्मक सोच होगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो। आपको हमेशा ही एक व्यक्ति के सम्मान करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग दो तरीके से सम्मान करते हैं। पहली चीजें ऐसे सम्मान करते हैं, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त है या वो किसी वैधानिक और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो उसका लोग ज्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा मानना है और मेरा दृष्टिकोण क्या होता है, मैं कभी ऐसे लोगों को सम्मान नहीं करता हूं। मैं हमेशा उस व्यक्ति की सम्मान करता हूं, यदि हमसे बड़ा है तब मैं उससे हमेशा आइडियल मानकर उसका आदर करता हूं। हमसे छोटा है यानी मुझसे छोटा है तो मैं उससे हमेशा प्यार करता हूं, प्यार से बातें करता हूं। कभी भी विशेष व्यक्ति और यदि वह अपने आप को आर्थिक रूप से ये कहे कि मैं बहुत मजबूत हूं इसलिए आप मेरा सम्मान करिए, तब मैं नहीं करता हूं ऐसे लोगों का। और मैं लोगों को यही सजेशन हमेशा दूंगा कि आप किसी व्यक्ति के आर्थिक या किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर सम्मान नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का ही जिस प्रकार उसका चरित्र है, उसका आदर है, उसका व्यवहार है, उस पर आपको उसका क्या करना चाहिए? व्यवहार रखना चाहिए या उसकी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए दोस्तों। दूसरी चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया पहली चीजें कैसी समस्याओं के कारण सुभेद्य में आते हैं बच्चे। एक तो बाल श्रमिकों के कारण शोषण करना, गरीबी और भेदभाव जैसे चीजें होती हैं जिसके उसके कारण। फिर तीसरी चीजें क्या आती हैं कि प्रचलित सामाजिक मापदंडों के कारण, जैसे कि सामाजिक मापदंडों के कारण, जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियों की अपेक्षा दोस्तों, किसकी अपेक्षा? लड़कियों की अपेक्षा
लड़कों को हमारे समाज में बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी जाती है दोस्तों? वो है लड़कों की दी जाती है। आप सोचिए एक बार कि आप कल्पना कीजिए कि लड़कों को हमेशा ही, आज से नहीं बल्कि आदि अनादि काल से ही ये सारी चीजें प्रथा चली आ रही है। अगर आपका लड़का रात को 10 बजे आ रहा है तो कोई भी नहीं पूछता। यदि आपकी लड़की 8 बजे भी आ रही है तो पूरा समाज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है पीछे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप देखिए कि लड़के को ज्यादा ही वरीयता क्यों दी जाती है। ठीक है, कई ऐसे कारण हैं, कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। लड़का को ज्यादा वरीयता क्यों दी जाती है और लड़कियों को ज्यादा कम वरीयता क्यों दी जाती है। वैसे तो आप सब भली भांति समझते होंगे, क्योंकि आप भी भारत जैसे देश में जन्म लेने के कारण आपको सामाजिक संरचना के बारे में बेहद अच्छा से ज्ञान होगा। आप हर चीजें हमारे यहाँ कैटेगरीज वाइज बटी हुई है, आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तब दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। अब आइए बात करते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में दोस्तों। अभी तो मैंने आपको वो सारी चीजें बताया जो आंकड़े नहीं है, बल्कि एक तरीके से ऐसी चीजें हैं, सामान्य चीजें, जिन्हें आप मेंस में थोड़ा से एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। यानी कि आप चाहो तो प्रस्तावना के रूप में इतनी सारी चीजें एक फ्रंट पेज में, यानी कि जो आप 4 से 6 लाइन इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन अब जो आपका मेन तीसरा जो दूसरा ढांचा होता है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, आंकड़े लिखना चाहिए। ठीक है, आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। जब हम इसके बारे में हमें पता हो जाएगा, आंकड़ों के बारे में पता हो जाएगा अच्छा ज्ञान, तो हम मेंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आंकड़े आइए देखते हैं। आंकड़ों में बात की जाए तो स्कूल जाने वाले आयु के, जो स्कूल जाने वाले आयु के चार बच्चों में से एक बच्चा, यहां मैं एक ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा से। एक बच्चा हमारे देश यानी भारत देश, आपका देश, हमारे देश में स्कूल से बाहर रहता है। स्कूल से बाहर है। ठीक है, 21 जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार पहली चीजें कहा जा रहा है कि हमारे देश में स्कूल जाने वाले जो आयु के बच्चे होते हैं, 4 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो स्कूल के बाहर होता है। 4 में से एक बच्चे ऐसा बच्चा है जो स्कूल से बाहर है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, आप खुद विचार कीजिए इस पर। ठीक है, यहां पर आप स्वयं अपना तर्क रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीजें, अब आइए दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। दूसरे आंकड़े की बात करें तो 5 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे, 5 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे 5 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो ऐसे लिख सकते हैं, 5 से लेकर 18 वर्ष के आयु के ऐसे बच्चे यानी कि 33 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रमिकों में लगे हैं। कितने मिलियन दोस्तों? 33 मिलियन। कितने मिलियन दोस्तों? 33 मिलियन। देखो दूसरा आंकड़ा कह रहा है कि 5 से लेकर 18 वर्ष के ऐसे आयु के बच्चे हैं जो 33 मिलियन हैं, वो किसमें लगे हैं? बाल श्रमिकों में लगे हैं, यानी कि बाल मजदूरी में लगी हुई हैं। नेक्स्ट दूसरा आंकड़ा आप देखिए, आपके आंखें खुल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए 5 से लेकर 14 वर्ष के ऐसे बच्चे, यानी कि जो 10.13 मिलियन बच्चे हैं, वे भी बाल श्रमिक में लगे हुए हैं। देखो आप आंकड़े देखिए, 5 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं,
आज भी हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार भी देख रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं 33 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कहां पर लगे हुए हैं, बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। और यहीं पर दूसरा आंकड़ा कह रहा है 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, कितने बच्चे हैं, 10 यानी कि 13 मिलियन, ठीक है, 10.13 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कहां लगे हुए हैं, जो आज भी कहां लगे हुए हैं दोस्तों, बाल मजदूरी में। नेक्स्ट दूसरे आंकड़े की बात करें, प्रतिदिन लगभग, नेक्स्ट आंकड़ा है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, इसको आपको याद रखना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 150 बच्चे, 150 यानी कि 150 बच्चे में से 150 बच्चे लापता हो जाते हैं। 150 बच्चे प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो लापता हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। जैसे कि एक तरह से अपहरण हो जाता है उनका, या तो अपहरण हो जाता है या बंधक बना लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, या अन्य सारी चीजें होती है। किस रिपोर्ट के थ्रू है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2016 के अनुसार। देखो बहुत ही करंट का आंकड़ा है। 2016 में एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उसने साफ शब्दों में बताया, अपने आंकड़ों में प्रस्तुत किया कि प्रतिदिन 150 बच्चे ऐसे होते हैं पूरे देश में 150 ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिदिन लापता हो जाते हैं, अपहरण या हो जाता है या बंधक बना लिया जाता है या मार दिए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। 150 ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिदिन हमारे देश में लापता हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 150 बच्चे कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है दोस्तों। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, आप 350 गुणे 150 कर लीजिएगा, आप 365 गुणे 150 कर लीजिएगा, आपको सारे आंकड़े पूरे वर्ष का जब पता चलेगा तब आपकी आंखें खुल जाएंगे दोस्तों। तब आपको एहसास होगा इस बात का कि हमारे देश में देखिए कितना अच्छा प्रशासनिक ढांचा होने के बावजूद भी, शासनिक ढांचा अच्छा होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन में कहीं ना कहीं गलतियां हैं दोस्तों, जिसे आगे चलकर यदि आप बहुत अच्छे एक आईएएस बनते हैं और आपका जो सोच है उस सोच के प्रति यदि आपने काम कर लिया तो आप समझिए कि आपके देश का, आपके जिले का, आप जिस जिले में होंगे वाकई में वहां सुधार आप ला सकते हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं दूसरी चीजें। इसी में और भी आंकड़े हैं, 2-3 आंकड़े और लिखा देता हूं, बाकी कल हम बात करेंगे बच्चों के संरक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, ठीक है, बच्चों के लिए क्या क्या संरक्षण योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन अभी हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो आंकड़े लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। 3-4 आंकड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब 2 आंकड़े और हैं, एक आंकड़े और है, सॉरी। देखो भारत में, नेक्स्ट आंकड़ा कहा जा रहा है, भारत में 42% भारत में 42% विवाहित महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ था, या बाल्यावस्था में हुआ था। एक किसकी रिपोर्ट है, DISC यानी डाइस की रिपोर्ट, तीसरी रिपोर्ट में इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका फुल फॉर्म होगा जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली दोस्तों, ठीक है। ये आंकड़े थोड़ा से अब कम हो गए हैं, ठीक है, अब बहुत बेहद कम हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा से पुराना आंकड़ा है। लेकिन फिर भी आप आंकड़े यहाँ देख लेंगे तो करंट में आप अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करंट के अलग से लेकर आऊंगा तो सामाजिक मुद्दे में कुछ चीजें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, यानी सोशल जस्टिस में। तो हम बात कर रहे हैं कि 42% हमारे भारत में विवाहित महिलाओं का विवाह किस अवस्था में हो जाता था दोस्तों, बाल्यावस्था में हो जाता था। यह किसकी रिपोर्ट है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी डाइस की तीसरी रिपोर्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया और बताया
कि हमारे देश में देखिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, इन सब समस्याओं का कल हम निवारण करेंगे कि क्या क्या भारत सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लाई थी या कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार ने लाई है जिससे कि इनको संरक्षण प्रदान हुआ है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि सुभेद वर्ग कौन होते हैं, सुभेद वर्ग में कैसे सुभेदता बच्चे की आती है या कौन कौन से किन किन कारणों की वजह से होती है। फिर हमने देखा कुछ आंकड़ों के बारे में, हमने देखा जो आंकड़े हैं। देखो, आपको मेंस अगर लिखना है तो मेंस में आप जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया पहले, उन सब सारी चीजों में से दो दो चार चार पॉइंट आप एड ऑन करके आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट यानी कि जब तीसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में आप इस किसको डाल देंगे, दूसरे पैराग्राफ में इन सारे आंकड़ों को आप लिखकर डाल दीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज आंकड़े आप डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जब मैं आपको कल बताऊंगा, यानी कि तीसरा पैराग्राफ जब मैं कल आपको बताऊंगा संरक्षण के बारे में, भारत सरकार ने इन सभी लोगों के लिए, सॉरी बच्चों के लिए क्या संरक्षण, क्योंकि अभी हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए बच्चों के लिए संरक्षण के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप तीसरे में इसको डाल दीजिएगा और चौथे में जब मैं इन सभी चीजों को पढ़ा दूंगा तो आप निष्कर्ष के तौर पर उन सब सारी चीजों में से दो दो पॉइंट उठाकर आप निष्कर्ष में मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों एक बात और कि आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। ठीक है, आपको शेयर भी करते रहना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इतना तो आप करिए ही, कम से कम इतना एटलीस्ट करिए। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे तो ज्यादा से ज्यादा चीजों में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी बहुत बड़ी क्लासेज मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आगे चलकर मैं क्लास को लंबी करूंगा, थोड़ा से कम 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी होनी चाहिए, तो ताकि आपका जो सिलेबस हो बिल्कुल समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, मैं सारे मेंस के सीरीज को लेकर धीरे धीरे आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।